Before start my today's topic, I'll take only 1 minute to pay my gratitude and special thanks to the Regional Director and Principal LNCPE, Dr. G. Kishore, who really provided me this opportunity to talk about the given topic with you all peoples over here, those who are present, and especially I wanted to extend thanks to the Chief Resource Person, Mr. G.S. Virdi ji, and of course Coordinator बालू सर, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं ये जो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले ये जो आजकल कोरोना ये जो वायरस चला है, इस वायरस को अपने इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा इसकी जो सिचुएशन चल रही है उसको एक रिलेट करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी जितनी भी आज की ये हमारे पूरे विश्व की जो सरकारें हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, वो एक ही बात बता रहे हैं हमारे को कि आप अनुशासित ढंग से रहिए, आप अपने हाथ धोइए और आप सैनिटाइज कीजिए और डिसिप्लिन से रहिए और ये कीजिए वो ना कीजिए, सावधानी बरतिए। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें ये सब बातें बताई जा रही है। हालांकि सारे कोच और जितने भी प्लेयर्स हमारे ताइक्वांडो की जो भी फैकल्टी सब अनुशासित हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए हमसे और जिसकी वजह से जो है हमको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए जिससे हमें नुकसान हो। तो इसी हमें नुकसान से बचाने के लिए आज का ये जो टॉपिक है कोचेस को, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ कोच विद रेफरी ड्यूरिंग द मैच। नाउ आई कम टू द टॉपिक। मैच के दौरान रेफरी के साथ जो कोच द्वारा प्रभावशाली संपर्क या बातचीत और उसका जो सकारात्मक संबंध है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ मैं सभी जितने भी कोचेस और एथलीट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। Effective communication is about more than just exchanging information. It's about understanding the emotion and intention behind the information, as well as being able to clearly convey a message. You need also listen in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. Like प्रभावशाली जो संपर्क है वो केवल एक सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक होता है। ये जानकारी के पीछे की आपकी जो भावना है, उसके इरादे हैं, उसको समझने के बारे में बहुत अधिक होता है। किसी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होने के साथ साथ उसको अच्छे तरीके से सुनने की भी बड़ी जरूरत होती है, जिससे जो बातें कही जा रही हैं उससे उसका पूरा अर्थ निकलता हो और दूसरे व्यक्ति को भी वो समझ में आता हो। द इफेक्टिव इंटरेक्शन और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप दैट रिजल्ट इन बेटर ग्रोथ विदाउट एनी नेगेटिवली अफेक्टिंग टू द अदर्स। जो आपकी प्रभावशाली बातचीत है उससे वो आपसी पारस्परिक संबंध बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है संयुक्त रूप से जो साझे तौर पर जानकारी है वो उसके विकास उस जानकारी का एक बेहतर जो उसका विकास है उसको जन्म देती है और ऐसे संबंध बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ कहने की बड़ा उचित होगा कि अनुशासित ढंग से पारस्परिक संबंधों को बढ़ाना जो हमारी आपसी भलाई है उसमें वो एक बहुत सहायक सिद्ध होता है। यानी कोच और रेफरी की जो पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने में वो एक भलाई का कार्य करता है। Positive relationship bring happiness into the competitive atmosphere, also bring good feeling among themselves. It helps to get rid of anger, depression, or you can say upset. And positive relationship also bring mutual respect. जैसे कि हमेशा से सकारात्मक संबंध है वो एक प्रतिस्पर्धी जो माहौल होता है जो उसमें लेकर है। अगर एक सकारात्मक संबंध आप बना करके चलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मैच, जब कोच और रेफरी के बीच में ये होना होता है, आपस में जो अच्छी भावना भी ये लेकर के आता है और जो आपसी क्रोध की भावना होती है या परेशान होने की जो स्थिति पैदा होती है उससे बचने में हमारी मदद करता है।
जो सकारात्मक रिश्ते होते हैं वो आपस में एक सम्मान और एक आदर को ही जन्म देते हैं. You know, the coach must take many precautions to create an atmosphere of mutual support by creating an effective communication, interaction, and positive relationship during the match with referee, which requires careful attention to a few points. So that attitude of both seeing and understanding each other can be changed. जो मैच के दौरान रेफरी के साथ कोच द्वारा जो प्रभावशाली तरीके से संपर्क, बातचीत कह लो, या जो संवाद है, वो सकारात्मक संबंध बनाने से एक आपसी सहयोगी जो खेल स्पर्धा का माहौल बनाने कोच को कई सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके लिए कुछ एक पॉइंट्स पर, बिंदुओं पर कुशलता पूर्वक जो है उसको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि जो एक दूसरे को कोच और रेफरी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, उनका आपस में जो है दृष्टिकोण बदल सके दोनों. You know, a good coach is always able to express respect and patience as guideline principles of success in taekwondo. जो एक अच्छा कोच होता है तो सफलता के लिए जो ताइक्वांडो के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं उसके उस रूप में आदर और धैर्य को व्यक्त करने में बड़ा ही सक्षम होता है. उसको पता होता है किस तरीके से उन सिद्धांतों को जो है इस्तेमाल करना है. So come to the next slide. Coach and referee both plays an integral part. जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दूसरे इस स्लाइड में जो कोच और रेफरी होते हैं दोनों ही एक ताइक्वांडो खेल के रूप में, ताइक्वांडो खेल में खेल का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, वो अभिन्न हिस्से के रूप में वो कार्य करते हैं. It is recognized that both coaches and official play an integral part in the development of taekwondo game, and also it's for its players. The game is always, after all, about the players. Coaches and officials are expected to be as an ambassador of the game. जैसा कि प्राय ये माना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, मानते हैं कि कोच और रेफरी दोनों ही ताइक्वांडो खेल और उसके खिलाड़ियों के जो उनका जो विकास है उसके लिए एक अभिन्न हिस्से के रूप में होते हैं, क्योंकि खेल और जो खेल है वो खिलाड़ियों के लिए ही होता है आफ्टर ऑल, और मैच के दौरान रेफरी और कोच दोनों ही खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श के रूप में होते हैं, वो आदर्श स्वरूप होते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, कोच एंड रेफरी आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल मॉडल. और ऐसी उम्मीद भी करते हैं, और ऐसी रेफरी कोचेस से ऐसी उम्मीद की जाती है कि दोनों जो खेल के लिए एक रोल मॉडल के रूप में. It's pertinent to mention over here that coaches and referees are expected to be role model to the players and also the stakeholders and as well as the fans of the game. Now, इस बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा और बहुत उचित भी समझता हूं कि कोच और रेफरी जो खिलाड़ियों के लिए उनके रोल मॉडल की तरह होते हैं, और ऐसी उम्मीद जो है खेल के जो हितधारक होते हैं या जो खेल से संबंधित स्पेक्टेटर्स हैं या प्रशंसक है, वो भी उनसे भी ऐसी जो है उम्मीद लगाई जाती है. It's always understood that Taekwondo sports is a competitive environment and the people will have emotional reactions. However, there is always an expectation that all the participants shows their acceptable behavior during the कंपटीशन. जैसा आप लोग सभी जानते हैं और सब भली भांति इस बात को समझते भी हैं कि जो ताइक्वांडो खेल है एक प्रतिस्पर्धा के वातावरण से प्रेरित होता है, और इतने में बल्कि जो लोगों की भावनाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है, इसमें पूरे तौर से जुड़ी होती है, इसमें शामिल होती है खेल में जब मैच के दौरान. हालांकि हमेशा से एक ऐसी उम्मीद की जाती रही है कि खेल में शामिल होने आए जितने भी प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, वो उस कंपटीशन प्रतियोगिता के दौरान अपने एक ऐसे स्वीकार्य व्यवहार को अपनाएंगे और सभी से एक सकारात्मक व्यवहार भी वो करेंगे. If the coach do their best to use civility and respect towards referees especially, then their athletes and fans are likely to do the same. और ऐसा भी ये
मैं कहूँगा ये कहना बड़ा उचित होगा कि कोच और जो रेफरी है, एक कोच का जो रेफरी के प्रति एक सभ्य और सम्मान पूर्वक जब वो व्यवहार करते हैं, तो उनके जो एथलीट्स होते हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनसे भी ऐसा ही व्यवहार करने की अपार संभावनाएं होती है। क्योंकि जो रेफरी, जो कोच होता है, उसके जो खिलाड़ी है, प्रशंसक है, जिस तरीके से वो बिहेव करेगा, उनसे भी ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप जो कोच है वो एक मैच के दौरान रेफरी से जो उसका संपर्क है, उसका क्या अभिप्राय होना चाहिए और उसका क्या अभिप्राय है, उसकी जो संदेश वो देना चाहता है, उसके पीछे इच्छा क्या है। the intent of coach or referee communication, there are guidelines are for effective and efficient communication. There should be consistency, positive interaction, and the display of sportsmanship within the competitive environment. That should be in all supportive manners. और ये जो कोच और रेफरी के बीच का जो वार्तालाप के जो दिशा निर्देश होते हैं, उनका जो आशय है, जो उनका अभिप्राय है, वो केवल एक प्रभावकारी, लाभकारी और कुशल तरीके की बोलचाल का ही होता है उसका आशय, जिसमें स्थिरता, सकारात्मक बातचीत और सभी जो शिष्टाचारों में जो सम्मिलित चीजें हैं, और प्रतिस्पर्धा, जो उसकी प्रतिस्पर्धा, जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, उससे भरपूर जो वातावरण के अंदर है, उसका जो उसमें जो खेल कौशल है उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए इसका ये आशय होता है और होना भी चाहिए। By the coaches and by the players most likely utilize word to say during I'm talking about during, especially in competition, in match, to say please, and most of the people, they used to say thank you, everybody, during the competition. In communicative intent is used to gesture, facial expressions, verbalization, and or written words to deliver a message. कोच और खिलाड़ियों द्वारा जो प्रतियोगिता के दौरान अमूमन जो सबसे ज्यादा बोलचाल या इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द है, जो शब्द होते हैं, वो जैसे कृपा करें, प्लीज, या धन्यवाद होते हैं। और अपनी बातों को भावों के रूप में कहने के लिए अपने इशारों से या चेहरे के भावों से या अन्य तरीके की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, या फिर लिख करके हम ज्यादा जो है कुछ उसमें उसको उपयोग करते हैं, ज्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, slide 3, that is where I have put some general points. कुछ एक ऐसे बिंदु जो बड़े आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं, मैंने उनका जिक्र यहाँ पर किया है। जैसे in between communication, coach and referee, there should be a purposeful communication. Point number 1, जो उद्देश्य की जो पूर्ति होती है कम्युनिकेशन के लिए, जो उसमें जरूरी होती है, उसकी जो भी कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं रेफरी के साथ, वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए ही आपको संपर्क करना चाहिए। If the coach want to communicate to the referee during the communication, during the competition, when the match is in progress, especially, he should make contact in order to underrule by showing his card. जो रेफरी के पास, कोच के पास एक कार्ड होता है, दिया जाता है, चाहे वो ब्लू है चाहे रेड है, to fulfill the purpose of the reason behind it at the very situation, उसी समय, at the game, when the incident has taken place. जैसे सबको पता ही है, कोचेस जानते हैं कि उनको मैच के दौरान एक कार्ड दिया जाता है, जो रेड कंटेस्टेंट्स का जो कोच होता है, उसको रेड कलर का, ब्लू कलर का कंटेस्टेंट या हम जो होते हैं, उस तरीके से उनको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोच प्रतियोगिता के दौरान जब मैच चल रहा है, रेफरी से कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, या जो भी इंसिडेंट्स वहाँ घटना हुई, उस स्थिति में जब वह कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके पीछे का जो कारण है, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोच को नियमों के तहत ही अपना कार्ड दिखा करके तुरंत ही रेफरी से संपर्क करना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी है कि जब वो कम्युनिकेशन करना चाहता, तो उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर होनी चाहिए, और उसकी जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस वजह की उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको संपर्क करना चाहिए। एंड communicate, come to the next point, communicate respectfully,
और जैसा मैंने आपको बताया है कि अनुशासन वैसे सभी खिलाड़ियों में, कोचेस में फूट फूट कर भरा होता है, और जो कोचेस हैं उनके कोचेस ने हमको सिखाया है, टीचर्स ने हमको सिखाया है कि रिस्पेक्ट किस तरीके से देना। देयर शुड बी ऑलवेज सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड हाई रेस्पेक्ट शुड बी ऑलवेज देयर। तो जो भी कम्युनिकेशन है दैट शुड बी रेस्पेक्टफुल। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन कोच एंड मैच रेफरी and also between referee and coach should be done in respectful manner. There should be we should not forget the taekwondo tenets and ethics, that should be undertaken always. और अगर मैं हिंदी में कहूँ इसको बड़े सीधे शब्दों में, तो हमेशा इस बात की ये सिफारिश की जाती रही है कि कोच और मैच रेफरी के बीच और रेफरी और कोच के बीच की जो बातचीत होती है, जो भी उनमें संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, बड़े सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। और मैच के दौरान जब भी कोच रेफरी से कोई वार्तालाप करना चाहता है तो उसे ताइक्वांडो खेल के जो सिद्धांत हैं उनका आवश्यक रूप से ख्याल रखना चाहिए। Come to the next point, the communication should be to the point. और जो भी वार्तालाप मैच के दौरान कोच रेफरी से करना चाहता है वो एक सही मुद्दे पर होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए जो सही तरीके से मुद्दा हो, उसी पर जो है उसको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। It is always suggested that while coach had to communicate with referee, he should adopt protocol and communication should be to the point and should not much delay the progress of the match। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि जब भी जैसे शुरू से ही ये सुझाव दिए जाते रहे हैं कि जो कोच है उसको रेफरी के साथ जब बातचीत करनी है मैच के दौरान, मैच के वक्त, उसको जो खेल का प्रोटोकॉल है उसका बड़ा ख्याल उसको रखना चाहिए, और जो भी वार्तालाप, संवाद या जो भी वो बातचीत करना चाहता है वो केवल जो है सही मुद्दे पर होनी चाहिए, और जो कि वो मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि मैच को ज्यादा देर तक बाधित ना करे और डिले ना करे मैच को, और जो है इस तरीके से उसको अपना वार्तालाप रेफरी के साथ करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वालिटेटिव कम्युनिकेशन। जो भी बातचीत है वो उचित गौरवपूर्ण बातचीत होनी चाहिए, वो वार्तालाप बड़ा गौरवपूर्ण और उचित तरीके से होना चाहिए, बिकॉज द कोच एंड क्वालिटी communication always, but not the quantity when communicate with each other during the progress of the match. Communication should be considerate, get your facts right, and be clear, be courteous, and should kept it appropriately. मैच की जब मैच चल रहा है, जो रेफरी के साथ एक दूसरे के साथ जब हम संवाद करते हैं तो कोच और ऑफिशिएटिंग रेफरी दोनों को ये चाहिए कि उचित रूप से ही जो गुणवत्तापूर्वक बातचीत है उसका प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि गुणवत्तापूर्वक जो है बातचीत हो, और इस बात का पूरा ही ध्यान रखा जाना चाहिए दोनों की तरफ से कि बातचीत जो हम कर रहे हैं वो कतई लंबी ना हो। कोच को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी संवाद है वो एक विचारशील होना चाहिए, जिसमें सभी जो तथ्य हैं वो सही रूप से और स्पष्ट रूप से बड़े विनम्रता पूर्वक उससे और एक उचित माध्यम से है जो उसको रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि उचित माध्यम मीन्स अपना कार्ड शो करें रिस्पेक्टफुली, और उससे पता लगता है रेफरीज को कि जो है कोच जो है वो हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ संवाद करना चाहता है, पर्टिकुलर विद इन रिलेशन विद द मैच which is going on, which is in progress. Come to the next point, the communication or communicate in a non-aggressive way always. जो भी communication आप जो कोच है वो रेफरी के साथ करना चाहते हैं वो गैर आक्रामक तरीके से होना चाहिए, उसका संवाद और जो विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान है वो बड़ा ही गैर आक्रामक तरीके से होना चाहिए, नॉन अग्रेसिव वे में होना चाहिए, because the situation when the situation arise when coach has to communicate or express something match related to the official referee, he should not be aggressive or confronting and also not should make personal comments। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो ही जाती है कि जहां कोच को मैच के दौरान ऑफिशिएटिंग रेफरी से मैच से संबंधित कुछ संवाद या अपने विचारों को व्यक्त करना है, कुछ पूछना पड़ता है उससे, तो उसको बिल्कुल भी आक्रामक
नहीं होना चाहिए। और एक उसको खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और उसको इस वे में इस तरीके से बातचीत अपनी रखनी चाहिए कि टकराव की कोई गुंजाइश ही पैदा ना हो। Come to the next point, that is communication should be in professional way। और जब भी कोच जो है रेफरी के साथ कोई संवाद करना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है, तो उसको एक पेशेवर अपने बातचीत को रखना चाहिए और विचारों को जो पेशेवर की तरह ही प्रस्तुत करना चाहिए। The communication should be between coach and referee always should be in professional way, and their emotion get into the game is not acceptable at all। Both of them, treat each other as a professional and as an adult। Communicate should be in manner and that you want to communicate in। सबसे जरूरी बात है, the coach and referee both should look to create a positive and healthy competitive environment। It is very very important। मैं कहूँ अगर कोच और रेफरी के बीच जो संवाद है, उसकी जो संवाद जो करना चाहते हैं वो एक पेशेवर तरीके से होना चाहिए। उसमें जो खेल के दौरान जो कोच के जज्बात उसमें बिल्कुल भी सिकवारियां नहीं होते हैं, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक दूसरे के साथ बड़े पेशेवर तरीके से पेश आना चाहिए और एक बालिग या व्यस्त की तरह ही बर्ताव या बातचीत करनी चाहिए। और ये जो भी बातचीत है, वार्तालाप या संवाद जो आप कर रहे हैं, वो उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से करना आप चाहते हैं। और कोच और रेफरी को एक सकारात्मक और एक स्वस्थ, मैं कहूँगा, प्रतिस्पर्धा का माहौल या प्रतियोगिता का माहौल बनाए रखते हुए काम करना चाहिए। Now I'll come to the next slide। That is developing positive relationship with referee। रेफरी के साथ सकारात्मक संबंध किस तरीके से विकसित करना है, इसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी, क्या पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। रेफरी के साथ मैच के दौरान सकारात्मक संबंध विकसित करने में कुछ एक सहायक बिंदु का हम जो जिक्र करने वाले हैं, जिसमें हम पहले हैं, सबसे पहला पॉइंट, दैट इज इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेफरी एंड ऑफिशिएटिंग। रेफरी और ऑफिशिएटिंग में जो है उसके रेफरी ऑफिशिएटिंग हेतु आपको समझ में सुधार लाना पड़ेगा। और उस समझ में क्या सुधार है, उसके लिए हम कुछ एक बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। जैसे मैक्सिमम इवन एवरी कोच वुड हैव एक्सपीरियंस एज अ कोच, as an official, and every official referee would have experience as a coach। By understanding from both of the points of view, it is presumed that they would mitigate many of the communication that lead to technical penalties, either fouls, ejection and other penalties। अधिकतम जितने भी कोच है मैक्सिमम, वो हर कोच के पास एक रेफरी के रूप में काम करने का अनुभव होगा, और प्रत्येक रेफरी, जितने भी अधिक रेफरीज होते हैं उनके पास भी एक कोच के रूप में काम करने का अनुभव होगा। ऐसा मोस्ट ऑफ दी टाइम इस तरीके की बात सामने आती है। दोनों दृष्टिकोण से अगर समझा जाए, और ये मैं कहता हूँ ये माना जाता है कि अगर वो इस तरीके से होंगे, दोनों के पास एक्सपीरियंस होगा, तो जो भी आपस में जो टकराव है, उन टकरावों को कम करने में ये बड़े सहायक सिद्ध होंगे। जैसे जो भी वो टकराव किसी भी तकनीकी दंड यानी कि कोई पेनल्टीज, टेक्निकल पेनल्टीज दी जाती है, या किसी अन्य गलतफहमियों की वजह से, किसी गलतफहमियों के कारणों से मैच के दौरान जो उभर जाते हैं इस तरीके के टकराव, अगर दोनों अनुभवी हैं और उनमें कोच और रेफरी करने का अनुभव है, तो वो उन टकरावों को कम कर सकते हैं, वहाँ कम हो जाते हैं। दो कोचेस में डील विद एन ऑफिशियल, यहाँ बड़ा जरूरी जो है, मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि दो कोचेस में डील विद एन ऑफिशियल हु हैज अ chip as a referee on their shoulder, appears not to like their job or may be doing it primarily for the money। अब हम कई बार, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा माना जा सकता है कि कोच एक ऐसे रेफरी का सामना कर रहा हो ड्यूरिंग द मैच, जिसके कंधों पे सिर्फ एक रेफरी की एक फिरती है बस, और वो रेफरी का काम करना भी ज्यादा लाइक ना कर रहा हो, पसंद कर रहा हो, बस वो जो ऑफिशिएटिंग कर रहा है वो पैसा के लिए ही कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन कई बार हो सकती है, एक्सेप्शनल केस में ऐसे। लेकिन बिसाइड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी ट्रू दैट वास्ट मेजोरिटी ऑफ रेफरीज ऑफिशियल्स लव देयर स्पोर्ट्स
and see themselves as a steward of the game, especially in taekwondo, and they doing their best to promote fairness and with sportsmanship. मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जैसा हमने डिस्कस किया है कि हमेशा ऐसे सारे रेफरी है ऐसे होंगे जिनके कंधे पर सिर्फ फिक्की होती है रेफरी की। इसके अलावा भी ये सच है कि अधिकांश रेफरी जो है अपने गेम को प्यार करते हैं, अपने खेल, अपने ताइक्वांडो से प्यार करते हैं और खुद को ताइक्वांडो खेल के लिए स्टूवर्ड्स लाइक स्टूवर्ड्स यानी एक खिदमतदार या एक प्रबंधक, एक मैनेजर के रूप में देखते हैं। वो बड़े निष्पक्ष रूप से और खेल का जो कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। Coaches should realize that some of acts during the match are missed because of limitations of the present situation. If the coach have a sharp eye and he can see the penalty occurred during the match, he can immediately make an appeal under competition rule. और कोच को भी मैं ये समझता हूँ कि कोच को ये समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि जो वर्तमान स्थितियां होती है कोच की मैच की, उस स्थितियों की सीमाएं कुछ होती हैं। उन सीमाओं के कारण कुछ काम, कुछ कार्य, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोटिस करने से छूट जाती हैं। और अगर कोच सच में समझदार है, तेज तर्रार है और बड़ा फोकस्ड है तो वो किसी भी पेनल्टी को अगर वो नोटिस करता है तो उसको तुरंत जो है प्रतियोगिता के जो नियम हैं उन नियमों के तहत वो अपील में जा सकता है, उसको अपील करनी चाहिए और वो प्रोटेस्ट करता भी है। अमूमन ऐसा होता है अगर कोच तेज तर्रार है तो वो कर सकता है। Every sports has a situation where priorities determine what officials should watch and what they should ignore, and likewise a coach has a better angle than official always on some actions. ऐसी स्थिति बहुत बार आती है जहां पर प्राथमिकताएं उस पर्टिकुलर स्थिति की ये प्राथमिकताएं ही जो है निर्धारित करती हैं कि रेफरी को क्या देखना है, उसको क्या अनदेखा करना चाहिए। जैसे सिचुएशंस आ रही है, कोलिजन हो रहा है, आपस में किक्स टकरा रही हैं और उस समय रेफरी देखता है, उसको वो प्राथमिकताएं ही उसकी निर्धारित करती हैं कि उसको क्या देखना और क्या अनदेखा करना है। और इस तरह की जो सिचुएशंस होती है ऐसे कार्यों पर कोच के पास रेफरी से उस दौरान पर्टिकुलर उस टाइम में एक बेहतर नजरिया होता है, तो वो उस नजरिए से काम अगर करे और वो तुरंत जो है वो अपना प्रोटेस्ट उस अपने बेहतर नजरिए के जरिए जो है वो दर्ज करा सकता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोकस ऑन डूइंग योर ओवन जॉब। कोच अगर अपना काम पर ध्यान दे, अगर वो अपने ध्यान बिल्कुल फोकस है और होना चाहिए कोच को, he should be always focus on doing their own job. The competition or a match goes smoothly even when everyone involved in it play their role and they stay in their limit. Coach is only coach and referee officiate, players play and fans always cheer their players positively. एक खेल जो है, एक प्रतियोगिता, एक मैच सुचारू रूप से तभी चलता है जब इसमें शामिल जितने तमाम लोग हैं वो अपनी सीमाओं में रहें। जो कोच है वो कोचिंग करे, वो अपनी कोचिंग पर ध्यान दे और रेफरी अपनी रेफरिंग पर ध्यान दे और जो भी इसमें एप्लीकेबल रूल्स हैं कोच में उनको अप्लाई करे और खिलाड़ी अपने खेल की तरफ ध्यान दे, वो केवल खेलें। और जो प्रशंसक हैं, जो हितधारक हैं और खिलाड़ियों के साथ स्पेक्टेटर्स आए हैं, वो एक पॉजिटिव माहौल बनाते हुए सकारात्मक रूप से जो है वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे। Good and even experienced coach knows how to meet an official expectations and the need of the situation to win over the opponent's player during the match. और जो एक मैं कहूँगा जो अच्छा अनुभवी कोच है वो हमेशा से ये जानता है कि मैच के दौरान ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द मैच जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है उस पर जीत के लिए एक रेफरी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान की स्थिति है उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। The good coach always, instead of complaining falsely about penalties, he always focus on the what he can do better in his coaching towards his player to win. जो मैंने बताया, जो अच्छा कोच है वो किसी जब भी पेनल्टियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, रेफरी उसको एक पेनल्टी को गलत तरीके से या झूठी वो रेफरी को शिकायत
करने के बजाय वो हमेशा इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि अपने खिलाड़ी को किस तरीके से मैं कोचिंग दे दूं और उस अपनी कोचिंग में क्या बेहतर मैं कर दूं कि जिससे खिलाड़ी, जो मेरा खिलाड़ी है, जो जीत हासिल कर ले। और स्ट्रॉन्ग मेंटल सेटिंग फ्रॉम द कोच हेल्प्स प्लेयर्स टू थिंक वेल इनफ। तो कोच की मजबूत मानसिक सेटिंग जो है खिलाड़ियों को एक अच्छे से सोचने में उनको बहुत मदद करती है। द कोच इज कूल एंड काम, he can direct to his players more effectively regardless of terrible officiating of the game। अगर कोच जो है एक शांत और स्थिर है, बड़ा स्टेबल है और बड़े शांत मन का है, और वो अपने खिलाड़ी को मैच में अगर रेफरी की विपरीत दिशा परिस्थितियां भी हो रही है और कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशंस वहां पर आ रही तो उसकी वो परवाह नहीं करता, उसको बिना परवाह किए उसकी उन बातों की वो अपने बड़े प्रभावी ढंग से अपने खिलाड़ी को निर्देशित करता है और उसको खिलवाता है और उसको जीत की ओर अग्रसर कराता है। वर्ड फ्रॉम एक सिंगल वर्ड फ्रॉम encouragement from the coach promotes calmness and boost players motivation and deters frustrations। कोच अगर एक शब्द भी वो कह देता है अपने खिलाड़ी को प्रोत्साहन के रूप में, तो उस खिलाड़ी के लिए जो है ना उसकी शांति और वो उसके मन की शांति और उसको स्थिरता को, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। कोच के द्वारा कहा हुआ एक शब्द जो प्रोत्साहन रूपी शब्द होता है और खिलाड़ी को हमेशा वो प्रेरणा देता है और उसकी जो उसमें जो निराशा कहीं ना कहीं पैदा होती है उस वक्त खेलते हुए, तो उसको कम कर देता है। देखो, जहां तक मैं फोकस की बात करूं, इंसिडेंट्स में अगर आपके साथ शेयर करूं, अगर आप इंटरनेट के द्वारा आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि 2008 ओलंपिक गेम्स में क्यूबा का एक खिलाड़ी और वहीं कजाकिस्तान के खिलाड़ी अंडर ओवर 80 केजी वेट कैटेगरी पर ब्रॉन्ज मेडल की वो फाइट वहां पर बाउट चल रही थी। तो वहां पर क्या हुआ, जो क्यूबा का खिलाड़ी था वो कुछ इंजरी के कारण उसको ज्यादा टाइम मतलब हो गया और जिसकी वजह से जो है रेफरी ने दूसरे खिलाड़ी को, हालांकि 3-2 का स्कोर था, तो रेफरी ओवर टाइम की वजह से दूसरे खिलाड़ी को विजयी घोषित कर दिया और उस पर्टिकुलर टाइम पर वो जो है अपना आपा खो गया उस कोच ने, उस खिलाड़ी ने, और उसने रेफरी को हिट कर दिया फेस पर। मैं ना तो कोच का, ना उस रेफरी का, ना कोच और ना ही खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा मैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ये इंसिडेंट्स वहां मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोच फोकस, जैसा आप मेरी स्लाइड में तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अगर वो फोकस नहीं करेगा अपने काम पर तो इस तरीके की इंसिडेंट्स होने लाजमी है। तो हुआ क्या कि उस पर जब खिलाड़ी ने अटैक कर दिया और फेस पर लग गई, और तो अल्टीमेटली जो है रेफरी को भी कुछ एक्शन उस पर लेना पड़ा और बाद में जो है वो कुछ सैंक्शन हुए और कोच उसको जो है बैन करने के लिए या उस पर जो भी पेनल्टीज लगी। तो अगर मेरा कहने का मतलब अगर कोच फोकस करे अपने कार्य पर, अपने ध्यान दे, तो इस तरीके की जो सिचुएशंस जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो और सबसे बड़ी जरूरी इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डोंट शो अप रेफरीज। रेफरी से बहुत ज्यादा दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है कोच को कि वो अपने आप को बहुत दिखाना शुरू कर दे। रेफरीज ऑलवेज अंडरस्टूड द कोच विल रिएक्ट ओवर वेरी क्लोज डिक्लेयर्ड पेनल्टी वाइब। अगर रेफरी एक बड़ी क्लोज रेफरी है, उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट्स रहते हैं, अगर उस तरीके की पेनल्टी अगर वो घोषित करता है तो जो है ना उस पर जो कोच की है ना वो जरूर प्रतिक्रिया देगा। रेफरी को ऐसी बात पूरी समझ होती है इस बात की, और वो रेफरी कोच जो है उस पर प्रोटेस्ट जरूर दर्ज करेगा। रेफरी हमेशा इससे इस बात को समझते हैं, बट रेफरी नेवर अप्रिशिएट, ये बात बड़ी जरूरी है, द वाइल्ड एंड थेटिकल गेस्चर्स ऑफ कोच। लेकिन रेफरी कभी भी इस कोच का, किसी कोच की तरफ से कोई जंगली जैसा या धमकी भरे हाव भाव को पसंद कभी नहीं करते हैं। ऑलवेज कोच शुड कंट्रोल देयर इमोशंस एंड अवॉइड अप्रोचिंग देम ऑन द कोर्ट और इनटू द एरिना एंड नेवर येल एट हिम फ्रॉम द डेजिग्नेटेड प्लेस। जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं कोचेस को दिए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, वहां से बैठ करके कोच को अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में ही रखना चाहिए। उसको कभी भी किसी इंसिडेंट्स के होते दरीना में नहीं घुसना चाहिए।
और कभी भी जो है ना कोच को अपने स्थान से, निर्धारित स्थान से बैठ करके रेफरी के ऊपर भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि रेफरी इन सब चीजों को पसंद नहीं करते हैं वहां पर। और एंड यू नो इट्स फार बेटर टू कम्युनिकेट वाइसली एंड कामली ऑन द सिचुएशन अराइज एंड आस्क फॉर रिव्यू बाय अप्लाइंग द परमिटेड मेथड थ्रू शोइंग योर रिस्पेक्टिव कार्ड। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं आपसे कि ऐसी स्थिति अगर आ भी जाती है तो ये बेहतर होगा कि कोच जो है शांति से अपने उससे संवाद करे, रेफरी से अपने विचारों को प्रकट करे, और जो उसके पास मौजूद एक कार्ड है उस कार्ड को दिखाते हुए वो अनुमत जो विधियां रहती हैं, कंपटीशन के जो रूल्स हैं, अनुमति जिन विधियों में दी गई है, अनुमत विधि है, उसको लागू करे, और जो भी घटित घटना हुई है वहां पर उसकी समीक्षा के लिए वो रेफरी को कह सकता है। Come to the next point. If we'll say what's the language, भाषा किस तरीके की होनी चाहिए, उस भाषा का कोच को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। During the progress of the match, if something happened competitively in the arena, in that particular scenario, the biggest thing a coach must avoid the words, you to the referee officials. जब भी कोई ऐसी प्रतियोगिता के दौरान मैं कहूँ अगर एरिना में खिलाड़ियों की पूर्वक कोई ऐसी बातचीत हो, ऐसी घटना घटित हो जाती है, कुछ होती है, तो इस परिदृश्य में जो है कोच को सबसे बड़ी बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो रेफरी या उसके बारे में कभी भी इस तरीके के शब्द जैसे बोलते हैं तू, अरे तू जैसे शब्दों का इस्तेमाल उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट मेक्स अ क्रिटिसिज्म of complaint, personal and official can take it negatively. That's when coaches should accept to be penalized. और ये एक आलोचना तरीके को जन्म देता है कि रेफरी जो है इसको अपने ऊपर एक व्यक्तिगत तौर से ले सकता है अगर ऐसा वो करता है, और रेफरी इसके बारे में वो शिकायत भी कर सकता है आगे, और एक ये जो है ना नकारात्मक रूप ले सकता है, जिस पर फिर अल्टीमेटली वही होता है कि कोच को या ऐसा जो काम कार्य कर देता है उसको दंडित किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस सिचुएशन से हमेशा उसको बच के रहना चाहिए। एंड रेफरीज आल्सो हेट hearing from coaches in terms of counts that like that's 3 you have missed, and this will also not grow overwhelmed in the progress of the match. It's very important to remain calm until the game is over. और अगर मैं हिंदी में आपको इसको थोड़ा सा मैं इसकी व्याख्या करूं कि ये रेफरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोच कहने लगे या कमेंट्री करने लगे कि यार ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया, आपने चूक कर दी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इस तरीके की जो है ना रेफरी को बातें पसंद नहीं आती, और ये जो है ना मैच के दौरान खिलाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और रेफरी कोच को जो है ना खेल खत्म होने तक बड़ा ही शांत रहना चाहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये खेल और खिलाड़ी और कोच के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है कि वो बड़े शांत तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से वो अपने आप को रखे। और कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट क्वेश्चन इंटीग्रिटी ऑलवेज। जो रेफरी की ईमानदारी है कभी उस पर आप सवाल ना करें। मैंने बताया मोस्ट ऑफ दी, जैसे आपसे पहले डिस्कस कर दिया है मैंने कि मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ दी रेफरीज हैं वो खेल को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। रेफरी ऑफिशिएटिंग टॉलरेट सम वन कॉकरोच क्वेश्चनिंग इज इंटीग्रिटी। लाइक मैच के दौरान रेफरी कभी इस बात से या कोच उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठाए, ये कभी भी रेफरी जो है इस बात को पसंद नहीं करता है। कोच शुड also avoid to make comments like who are you to related, yeah, are you related to on the other players, yeah, opponent, or do you have any if you'll say money on this match, but but I must say thankfully those questions really come very rarely come from coaches.
कोचेस हमारे समझदार हैं, ईमानदार हैं और अनुशासित भी हैं, ऐसी टिप्पणी नहीं करते। और वैसे मैं अगर कहूँ तो कोच को ऐसी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए कि वो रेफरी को बोले कि आप जो है दूसरे खिलाड़ी या प्रतिद्वंदी से संबंधित हैं, उसके साथ आपके कुछ संबंध है या आप उसका पक्ष ले रहे हैं, या मैच के दौरान ऐसा बोलने लगे कि आपको यार पैसा तो नहीं मिला है, आपने पैसा तो नहीं खा लिया है। लेकिन ऐसा मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक ऐसे इस तरीके के सवाल जो हैं कोचों से कभी आए नहीं है और ना ही कभी आए। And here I can say that with our society's emphasis on winning, it's easy to forget the coaches are primarily educators. और एक समाज है और हमारे समाज में जीतने के बाद ये आसानी से भूल जाते हैं कि कोच भी मुख्य रूप से कोच भी जो है एक शिक्षक हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेट अ गुड एग्जांपल not only for their athletes but also for their fans. No, where it is more important than in their interaction with officials or रेफरीज। मैं कोचों को एक बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित करना है। कोच एक अच्छा उदाहरण स्थापित करते हैं कि उनकी उसमें उनकी एक बहुत अहम या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होती है उदाहरण वो स्थापित कर पाए, क्योंकि बल्कि ना केवल उनके एथलीटों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी। और रेफरी के साथ उनकी जो बातचीत है उसकी तुलना में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूँगा होता है कि वो जो है जिम्मेदारी से इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा उदाहरण वो स्थापित कर सके। इट कोच डू देयर बेस्ट टू यूज civility and respect towards officials, then their players and fans are also likely to do the same. अगर कोच सही तरीके से रेफरी का सम्मान या आदर प्रकट करने की पूरी कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाड़ियों से और उसके खेल के जो प्रशंसक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनसे भी ऐसी ही संभावना की जा सकती है, क्योंकि खिलाड़ी अक्सर जो होते हैं आप भी जानते हैं कि कोच के प्रतिबिंब माने जाते हैं और कोच को ही एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है खेल की, और कोच ही अनुशासन खिलाड़ी में भी लाते हैं और वही अपने स्पेक्टेटर्स या प्रशंसक हैं उनको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। जॉइंटली ट्रेनिंग, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कोच अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये ना समझने लगे कि यार इतनी सारी बातें जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि अनुशासित रहना चाहिए ये है, तो वो अपने आप को ऐसा अकेला ना समझे। उनकी कोच और रेफरी दोनों के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि दोनों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का सौहार्दपूर्वक पॉजिटिव और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए शुरू से ही ये मेहनत की जाती रही है, कोशिशें की जाती रही हैं। उसमें एक जो है ये स्लाइड, जो 5वीं स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जॉइंटली ट्रेनिंग कैंप्स आर ब्रिज बिटवीन द कोच एंड रेफरी। एक संयुक्त रूप से प्रशिक्षण शिविर जो है कोच और रेफरी के बीच में जो है पुल का काम करते हैं ताकि उनकी आपसी समझदारी बनी रहे। To know the level of coach knowledge, it's the best taekwondo up. जो कोच का जो उसका स्तर है, उसके ज्ञान का स्तर है, उसको जानकर उसको और अधिक बढ़ाना, और तो ये बहुत ही जो है ना ताइक्वांडो खेल को ऊंचाइयों तक ले जाने का मैं बताऊंगा ये बहुत अच्छा एक रास्ता है, एक अच्छा तरीका है। In this respect, on my this slide, I have taken some information through internet from WT sites that for taking up taekwondo sports all the way. दी देन जो वहाँ के उस वक्त के taekwondo federation has started that whole coach and referee jointly training camp, for which I have gathered some examples of the camps. इस स्लाइड के संबंध में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैंने जो है WT साइटों से इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी ली है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े से दो एक उदाहरण मैंने ऐसे लिए हैं जो ताइक्वांडो खेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, और तत्कालीन जो वहाँ के उस समय का जो विश्व ताइक्वांडो महासंघ रहा है उन्होंने कोच और रेफरी के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण शिविर जॉइंट कैंप आयोजित किए हैं। और इसको समझाने के लिए मैंने कुछ शिविरों के उदाहरण इंटरनेट की मदद से इकट्ठा किए हैं, मैं आपसे जो है यहाँ पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे दैट इन मोजू
somewhere in 2016 में, just before 104 days in advance of the taekwondo competition, kicking off in Brazil, the World Taekwondo Federation opened the training camp for both referees and coaches. 2016 की अगर हम बात करें, मई महीने में ब्राजील में एक ताइक्वांडो प्रतियोगिता के आयोजन से महज 104 दिन पहले विश्व ताइक्वांडो महासंघ ने, उसमें WTF कहलाता था, उन्होंने एक जो है रेफरी और कोच के लिए एक संयुक्त रूप से जॉइंटली एक कैंप का आयोजन किया. एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूइंग एजुकेटेड development program for the referee and the coaches, the joint training camp for Rio 2016 Olympic Games was held, and it was the second such event. और इसी संदर्भ में जो है ना, इसी संदर्भ को उन्होंने जारी रखते हुए WTF ने उस वक्त रेफरी और कोचों के लिए 2016 के जो रियो ओलंपिक खेल हुए हैं, उस दौरान भी एक जो है शिविर का आयोजन किया. और ये अपने तरीके का एक, मैं कहूँगा कि दूसरा आयोजन था. And one of the joint camp was held in advance of the London 2012 Olympic, and this camp was also called the secret of success of the London competition by the then, मैं then का प्रयोग यहाँ कर रहा हूँ, the then WTF president. This 4 days camp featured with presentation, simulation training, video analysis, group discussions, question and answers sessions on topics that include rules, scoring, video replays, appeals, scoring, and timing technologies, anti-doping, and medical procedures. And some, there was a role play workshop, put coaches into the referee's position and referees into the coach's position. So everyone has to understand the job of each other and for their, colleagues. ये जो संयुक्त रूप से जो जॉइंटली जो कैंप या शिविर जो लंदन 2012 ओलंपिक से पहले आयोजित किया गया था, इस शिविर को जो है वहाँ उस समय के तत्कालीन जो WT के अध्यक्ष प्रेसिडेंट द्वारा लंदन प्रतियोगिता की सफलता का उन्होंने इसको एक रहस्य बताया. और इस 4 दिवसीय शिविर में जो है प्रेजेंटेशंस और सिमुलेशन ट्रेनिंग, एक वीडियो विश्लेषण जिसको वीडियो रिव्यू कहते हैं, और ग्रुप डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर्स, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल करी. और उन्होंने जो है कोच और रेफरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें नियमों और स्कोरिंग और वीडियो रिप्ले, अपील, किस तरीके से अपील करनी है, स्कोरिंग और टाइमिंग की क्या टेक्नोलॉजी है, एंटी डोपिंग और मेडिकल प्रक्रियाओं में जो भी शामिल लाभकारी जो विषय हैं उन पर, और कुछ ऐसी उन्होंने भूमिका को निभाते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें कोचों को रेफरियों की स्थिति में बिठाया गया और रेफरियों को कोच की स्थिति में डाल करके ऐसे कुछ उन्होंने आयोजित किए, ताकि जो है वो आपस में एक दूसरे को जो सहयोगियों के जो आपस के कार्य हैं उनको समझने में आसानी हो सके. तो मेरा कहने का कुल ये तथ्य, ये एकमात्र उद्देश्य है कि कोच या रेफरियों को अकेले समझने की जरूरत नहीं. इस तरीके के प्रयास शुरू से करते चले आ रहे हैं कि ताकि वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझ सके. क्योंकि जॉइंटली कैंप एंड कोर्सेज एम्फेसिस द चेंजेस दैट एंड अलाउइंग हेल्दी कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन बिटवीन कोच एंड रेफरीज. इस तरीके के जो संयुक्त आयोजित किए शिविर होते हैं वो ताइक्वांडो खेल से जुड़े जो पाठ्यक्रम है, जो भी उनका सिलेबस है, उसमें जो खेल के जो बदलाव हैं और रेफरी और कोच के बीच का जो स्वस्थ एक हेल्दी संचार जो होना चाहिए, वार्तालाप, उसके माध्यम से जो वो विचार विमर्श होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उन चीजों का इन कैंप्स में बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है. और ड्यूरिंग दिस कैंप्स many types of questions comes from the coaches, and it will be fully briefed, which also helps basically to get understanding of the level of the coach's knowledge. In short, if I'll say, the meeting in between coach and referee for the direct communication is the best way to take Taekwondo up, because it is after all, it is one team together, that coach and referee educating themselves as a community. इन शिविरों का विशेष रूप से क्या महत्व है, मैं इसके बारे में आपसे कहूँ कि इसमें बहुत सारे जो है कोचों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, रेफरियों द्वारा भी सवाल किए जाते हैं, और उन सवालों का एक
तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाता है वहाँ अंडर रूल्स, जो रूल प्रिस्क्राइब है, कंपटीशन रूल है, उनको ध्यान में रखते हुए तर्कपूर्ण रूप से उन सवालों का जो आपस में एक दूसरे से किए जाते हैं उनका तर्कपूर्ण उत्तर दिया जाता है इन शिविरों के दौरान, इन कैंप्स के दौरान। और ये सवाल जो है मूल रूप से जो कोच के और रेफरी के ज्ञान के स्तर को समझने में मदद करते हैं कि कितने डीप है, उनको कितना ज्ञान है, उनकी कितनी नॉलेज है खेल में, उसको समझने में पूरा मदद करते हैं। अगर मैं संक्षिप्त में या शॉर्ट में संक्षेप में अगर मैं कहूँ कि जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन कैंपों के माध्यम से है कोच के और रेफरी के बीच में, और ये जो बैठक या मीटिंग जो की जाती है, ये खेल को, ताइक्वांडो खेल को विशेष रूप से ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक टीम वर्क है जिसमें कोच और रेफरी एक समुदाय के रूप में एक अपने आप को शिक्षित करते हैं। तो इट वाज my last slide that today's my session, and with these words I end, and thank you very much. Sir, there is one question from Thomas Setti. Yes sir, please let me. If a coach shows indiscipline towards referee, the coach will be banned for 1 to 2 years in the championship. Okay. But for a referee, if a give wrong decision, Sir. then what will be the decision from the means organizing committee or from the? Yes, I could understood it. Thomas जी, आपने जो क्वेश्चन किया है, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, लेकिन जो है अभी सैंक्शन पे आज का टॉपिक नहीं था, पर फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड में अगर मैं कहूँ कि इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस बने हैं सैंक्शंस के लिए रेफरीज पे। अगर रेफरी की तरफ से कोई गलती सिद्ध होती है, अगर उसने कोई रॉन्ग डिसीजन दिया डेलिबरेटली, और अगर उसने ऐसा कोई डिसीजन दिया तो निश्चित रूप पर उस पर भी ऐसा प्रावधान है नियमों के तहत कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। Question is that हेलो सर। सर पहले भी ऐसे था, अभी भी है, जो फेडरेशन था तब एक्चुअली क्या है कि देयर इज ए रेफरी कमिटी। सर तो आपका जो लास्ट बताया कि देयर शुड बी ए, क्या बोलेगा सर, रेफरी और कोचेस के बीच में एक दोनों को बिठाकर एक होना चाहिए बोला था आपने। jointly camp. There should be a bridge between the coach and the referee. So why there should not be a coaches committee for? कभी भी कोई भी ऐसे बात कंसिडर नहीं किया है बोल रहे, तो why आपका सजेशन तो पहले अब बताया there should be a bridge between coaches and referee, लेकिन पहले भी ऐसे कुछ कमिटी नहीं था। there is no committee for the coaches. अभी क्या कि रेफरी के लिए फेडरेशन तो टेक्निकल कमिटी ऐसे बनाता है, बट देयर शुड बी नो कमिटी फॉर द कोचेस। देखिए सर, ये जो है, ये जो पर्टिकुलर अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं कि मैं किसी फेडरेशन के पक्ष में या ऐसे बात करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन ये जो को साहब ने पूछा है, ये काफी जेन्युइन जो है प्रश्न है। और रेफरी की कमेटीज तो बन जाती है, कोचेस की कमेटी नहीं बनती है टेक्निकल। इनका कहने का मतलब है कि टेक्निकल कमेटी बननी चाहिए इस सिलसिले में, ताकि जो है जहां पर कोच भी अपनी समस्याओं को रख सके। इनका ये मतलब है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसा देखिए, अभी हमने जो आज बात करी है, दैट इज ड्यूरिंग द मैच कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरेक्शन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन कोच एंड रेफरी ड्यूरिंग द मैच। हम किसी पर्टिकुलर एक फेडरेशन को लेकर के, कमेटी को लेकर के हमने कोई इस पर बात नहीं करी। और कोच और रेफरी को जो है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर किस तरीके से ज्वाइंटली एक कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जहां पर जो सिचुएशंस मैच के दौरान आती है उनको डिस्कस किया जाता है।
और लाइक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोच को नहीं पता होती हैं, और वहां जब आपस में बैठ कर करके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहां पर वो सॉर्ट आउट होती हैं वो सिचुएशंस, और किस तरीके से वो, तो ये जो कमेटी वाला प्रश्न इन्होंने किया है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जब भी कोई फेडरेशन या इस तरीके की कोई संस्था बनती है, आती है, तो आप वहां पर ये प्रश्न अपने माध्यम से रख सकते हैं, तो वो प्रॉपर इलाज वहां पर हो पाएगा। अभी जो हमने आज के जो सिचुएशन, सिर्फ एक मैच सिचुएशन पे हम जो है कोच और रेफरी के बीच का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, उसके बारे में हमने to discuss all this thing. I think I answered the question. Thank you, sir. Thank you, sir. And one more question is that shall we give commands when the match is going on? मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना सर, जब मैच का कोई कोचेस जब अपना प्लेयर के साथ जो कम्युनिकेशन ऑन द टाइम ऑफ कंपटीशन, मैच चल रहे तभी जो कोच, मतलब इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट कभी कभी ऐसे भी लगता होगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछा वाला वन पोट्टराज वेंकटेश्वर, so shall we give commands when match is going on, otherwise if any penalty will give to the concerned coach, ऐसे पूछ रहे सर। No sir, there is no penalty for coach if he is progress of the match, he can give some penalty, otherwise coach can मैंने पहले I already explained it that he can positively, he can boost his player, he can coach his player in positive manner, and which should not be disrupt or interrupt with the progress of the match. Yes, any more questions? Sir. The suggestions only, sir, because I think from one Mr. Vinod Jha, he is telling that we should educate our coaches and referee at the grassroots level. It may help us to improve our discipline. A suggestion from Mr. Vinod Jha. Sir. Yes, sir. We should educate our coaches and referee at the grassroots level. It may help us to improve our discipline. Yes, sir. It is always there. Rather, I should make an request to चीफ रिसोर्स पर्सन मिस्टर गौतम सिंह वर्दी जी कि अगर आप भी सर इस थोड़ा सा अपने कोचेस को ऐसा मतलब ध्यान दें कि वो जब भी इस तरीके के जो ज्वाइंटली कैंप्स होते हैं और आप रेफरीज और इंटरनेशनल, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटरनेशनल लेवल की टीम सेलेक्ट करी है, साई में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो एशियन गेम्स है, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उस दौरान आपने जो टीम लिया उसके साथ जो भी कोचेस आपने लगाए हैं या वो जाने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर चैंपियनशिप से पहले WT की तरफ से एक ज्वाइंटली ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि वो जो कोच और रेफरी की आपस की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो उसके लिए जो है आप वहां पर अपने कोचेस को भेज सकते हैं प्रायर टू द कॉम्पिटिशन, ताकि जो है वो पर्टिकुलर कोच जो कंपनी कर रहा है टीम के साथ, वो ही कुड बी अ बेटर, ही हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द रेफरीज and latest rules, and which will really helpful for the coaches also. Same, sir. One more suggestion is that that both coaches and ab jo bola na, that there should be a joint venture for both referees and for the coaches, that regarding they both should be updated with the latest rules and regulations, क्योंकि अभी हमारा ऐसे changes होते रहता है, so they both there should be an understanding between the coach and the referee, तभी maximum जो controversy होता है उसकी बात में लेकर बात कंट्रोवर्सी होता है रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला है बालू सर, ये जो क्वेश्चन है बड़ा वाजिब क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रश्न ये हमेशा से ऐसा आता होता है, वो मैंने आपको बताया ना, एक वो आपस का जो दृष्टिकोण है कोच और रेफरी को समझने का, ताकि वो आपस में एक दूसरे को उनका क्या दृष्टिकोण है उसको समझ सके। ये जो कोच और रेफरी के बीच का ये ज्वाइंटली जो कैंप जिसके बारे में मैंने रिक्वेस्ट भी करी है गौतम सर से
कि वो इस तरीके से वो ऐसा एक माहौल बनाए कि पर्टिकुलर टाइम पर जब भी जॉइंटली इस तरीके के कैंप होते हैं तो वो अपने कोचेस को जरूर भेजें। और नेशनल लेवल पे जो फेडरेशंस काम करती हैं वो फेडरेशंस भी इस तरीके के कैंप लगाती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंटरनेशनल रेफरीज हैं, अगर आप जो लेटेस्ट इंटरनेशनल रेफरी हैं उनको आप अपने जो है उनका लेक्चर लें, उनको आप अपने साई में नहीं बुलाएं, ताकि जो है जो लेटेस्ट रूल है उनको कोचेस को समझा सके। और इस तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा होती है मैच के दौरान, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाए। सर हमारे जो मेन रिसोर्स पर्सन है गौतम सर, आपको इसके बारे में कुछ बातचीत करना है तो सर कीजिए सर। हाँ हाँ प्लीज, गौतम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। Yes, Balu sir, thank you. I think voice is getting equal. Am I audible now? Yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. please sir, Gautam sir. Thank you very much. First of all, Vinod sir, I would like to extend my sincere thanks for your wonderful and काफी informative रहा आपका सेशन, बहुत कुछ बताया आपने. We have got good comments. और जो आपका अपना एक्सपीरियंस है और जो भी नॉलेज आपने सभी को दिया, इसके लिए धन्यवाद. इट इज ऑल प्रैक्टिकली ओरिएंटेड. मुझे लगता है कि बातों को हमें किस रूप में लेना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें मुझे क्या अच्छा मिला. Yes sir. तो जो कुछ भी स्लाइड्स में बताया गया या जो कुछ भी वर्बली बताया गया, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गैदर व्हाटएवर बेस्ट आई कुड एंड आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स. So every day we learn something new. So this is also one of the learnings which has taken place this morning. But in addition, as far as my inputs are concerned, coaches and referees ka communication, it always depends on the knowledge. Yes sir. Knowledge is the base of that. It is like, two corners and which has not been bridged. So referees and coaches, when the coaches here also, when the diploma course is on or any kind of coaching course, so you will see that the coaches are taught with the basic fundamental rules with the coach's perspective. So coaches should also know the rules of the games in the terms of how they will be practically implemented. And the referees also should understand, because a referee, he was also, जैसे हम कहते हैं कि कोच जिस तरह से खिलाड़ी से होते हुए कोच बनता है, उसी तरह से रेफरी भी कभी ना कभी उसने ताइक्वांडो खेला है. So we cannot say कि he is just a referee. So referee also knows taekwondo, and then it is referee's responsibility not to forget that I am an official, a professional behavior, and I have to stick to the rules. But at the same time, I should not forget the spirit of taekwondo. So he should respect the coach's attitude, and coaches also in turn respect the referee's duties. So ये दोनों तरफ की बातें हैं. और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैं इसमें डालना चाहूंगा, जैसे हमारे if you see the code of ethics, WT code of ethics में ये integrity of sports लिखा हुआ है, so conflict of interest लिखा हुआ है, ban on harassment लिखा हुआ है. तो ये सारी बातें दोनों के लिए applicable है. अगर इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू रेफरी, इट आल्सो अप्लाइज टू द कोचेस, मैनेजर्स. एक्सक्यूज मी. या सो दिस इज व्हाई this integrity of sports has to be kept in mind, and everyone should follow the WTO rules. Now I will just add on a few things which is not in this context. मेरे comments related to this particular session are over. I think I will end up with this कि coaches and referees both should understand the rules and their responsibilities, so that they can know what the do's and don'ts of their own domain. इसके अलावा मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों को जो यहाँ पे ताइक्वांडो कोचेस सुन रहे हैं. इट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ विनोद सर, दिस इज नॉट, इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चैट बॉक्स में लिखते हुए ATU कोच.
तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप ATU कोच नहीं है. प्लीज डोंट राइट दैट. यू राइट ATU लाइसेंस्ड कोच. आप एशियन ताइक्वांडो यूनियन के कोच नहीं है, आप एशियन ताइक्वांडो यूनियन के लाइसेंस धारी कोच हैं. ठीक है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही पढ़ा जाएगा और उसका मतलब वही समझा जाएगा. तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जहां तक इंफॉर्मेशन, जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है. ये एक मिसकंसेप्शन है, जैसा मैंने अपने पहले दिन के प्रेजेंटेशन में बताया था कि कोचेस और हम ताइक्वांडो की आइडेंटिटी हमारे यूनिफॉर्म से है. तो आप सुशील कुमार को कभी नहीं देखेंगे अपने नाम के बगल में लिखेगा आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट इन ओलंपिक गेम्स. यू विल नेवर फाइंड दैट. इट इज द अदर पर्सन हु हैज टू राइट अबाउट यू. तो ये जो अपने नाम के आगे खुद ग्रैंड मास्टर लगा देना, अपने नाम के आगे खुद आप अपने क्वालिफिकेशंस लगा दें, आई थिंक इट इज नॉट एथिकली गुड. आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक डेजिग्नेशंस लिखिए which are all which is officially permitted. Other things which you are not sure about, and even if you write, it should be what is correct. So जैसा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर आप ये लिखते हैं ATU कोच, तो इसका मतलब होता है कि आप एशियन ताइक्वांडो यूनियन के कोच हैं. आप लिखिए कि एशियन ताइक्वांडो यूनियन ATU लाइसेंस्ड कोच. So I hope. And बहुत सारे लोग NIS लिख देते हैं. NIS जो है ना, एक संस्था का नाम है. NIS नाम का कोई कोर्स नहीं है दुनिया में. यहाँ पे इंडिया में तो नहीं है, बाहर का मुझे पता नहीं. NIS नहीं होता है. It is diploma course in sports coaching. National Institute of Sports is the name of the organization which conducts the course. So it is never an NIS course. Okay, and one more thing, NIS certificate course भी लिख देते हैं बहुत लोग. So it is a 6-week certificate course. वो भी आप लिख सकते हैं. It is not NIS course. So there are small things which maybe आप जिनको कुछ लोग और भी देखें, इंटरनेशनल कोच लिख देते हैं. इंटरनेशनल कोच का मतलब होता है आप सब ग्रहों के आप कोच हैं. जितने प्लैनेट्स हैं, जितने इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के आप कोच हैं. तो इंटरनेशनल कोच नहीं होता, नेशनल कोच होता है. नेशनल कोच यानी कि राष्ट्रीय कोच. और हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय कोच मतलब कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच है. दैट मीन्स अ कोच हु इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो we say that international standard के कोच हैं, that we can write. So I think these are the small thing which makes all of us better human, and in the society sports and taekwondo coaching is respected little more than what is now today. Thank you everybody. Thank you, Gautam sir, and thank you, Vinod sir. Yes, sir. First of all, I am very much thankful to Vinod sir for this nice session. And in addition, Gautam sir ने भी अभी जो बात किया है वो भी देखेंगे सर. अभी there should be some changes, because I think there should be some changes, क्योंकि बदलाव के लिए हम लोग को कुछ ऐसे कोर्सेस चाहिए. तो अभी जो सर ने बोला, डोंट टेक इट एज नेगेटिव, टेक इट एज पॉजिटिवली, क्योंकि अभी जो बताया मेरे ख्याल से अभी जो ऐसे लिख रहे हैं उन लोगों को उसका क्या मीनिंग भी मालूम होना चाहिए. एंड वो जो मेन शब्द सर ने बोला है, आपका बारे में खुद लिखने का नहीं है, दूसरा लिखने से होता है. दैट विल बिकम ए हिस्ट्री. थैंक यू. I do agree, sir. I do agree.